सो कौन से 4 सब्जेक्ट थे जो आपने सीयूईटी में सिलेक्ट करे? हाँ जी, आई टुक इंग्लिश लिया था, पॉलिटिकल साइंस लिया था, मैंने उसके बाद साइकोलॉजी लिया था एंड हिस्ट्री लिया। और इंग्लिश में आपके कितने आए? सब में 200 on 200। आज एक बहुत ही स्पेशल कॉन्वर्सेशन करने वाला हूं। हाल ही में CUET द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें पार्ट लिया था, कुछ ही स्टूडेंट्स उसमें रिमार्केबली वेल कर पाए। एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट वन पर्टिकुलर स्टूडेंट हु स्कोर्ड 100 परसेंटाइल, मतलब एक भी गलती उन्होंने इस पूरे एग्जाम में नहीं करी। एंड व्हाट वाज अमेजिंग वाज दैट शी रोट टू मी एंड शी इज लाइक थ्रिल्ड ऑफ कोर्स कि मेरे इस एग्जामिनेशन में इतने अच्छे नंबर आए हैं। And what was beautiful was she wanted to actually share her study techniques with all of you. So please welcome with a wonderful round of applause, Adisha to the conversation. Welcome, Adisha. Thank you so Hi, much for being here. thank you for having me. This is so awesome. I firstly have to congratulate you, of course, for doing so commendably well. So Adisha, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ except for the fact कि आपके 100 percentile आए हैं CUET में। तो please मुझे बताएंगे आप कहाँ से हैं, आदिशा? मैं गुड़गांव से, दिल्ली एनसीआर। ग्रेट। और फिर आप कौन से स्कूल में अपना 11th 12th कर रही थी? I have completed my entire schooling, so like first to 12th in Shalom Hills International School, again गुड़गांव में। हाँ, और आपके पास क्या था? साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज? हाँ, I took humanities in 11th and 12th. My subjects were political science, history, psychology, economics and वाह, आपको शुरू से ही पता था कि आप ह्यूमैनिटीज लेना चाहती हैं? हाँ जी, because I was अभी भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, it's either to become a psychologist or to become an IAS officer, give the UPSC examination. So both of them are humanities. So मैंने सोचा what, let's just go for it. एंड जब आप CUET की तैयारी करने बैठी एंड यू ऑफ कोर्स हैव योर 12th बोर्ड्स एज वेल, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, आई वुड लव टू हैव यू शेयर विद द ऑडियंस की कैसे वो प्लानिंग करी, क्या प्रोसेस था, क्या अप्रोच था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कौन कौन सी चीजें थी जहां आप शुरुआत में आपको लगा कि वो सही होंगी लेकिन नहीं हुई, तो धक्के खा के आपने फिर उसको कुछ चेंज किया हो या कुछ। बट वॉक अस थ्रू योर एंटायर जर्नी, मतलब कि कैसे आपने पूरी प्लानिंग करी इसकी? हाँ जी, सो दिस टाइम मतलब मेरा जो पूरा बैचमेट है और लाइक ऑल ऑफ देम विल एग्री कि बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे। एंड द अदर थिंग इज दैट CUET दिस इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस ईयर। सो आज से पहले कुछ आइडिया नहीं था, सैम्पल पेपर्स नहीं थे, पता नहीं था, इवन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे वर नॉट अवेयर हाउ टू टीच पीपल, राइट? वी वर थिंकिंग कि सिलेबस में द जनरल एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं सिलेबस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, वो सब आएगा। एंड देन टर्न्स आउट वो नहीं आया, बट ठीक है, वी मैनेज क्योंकि 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा था। गॉट इट। एंड आपका कोई रिवीजन का पैटर्न होता था कि एक चीज जब खत्म हो जाए तो कितनी देर बाद उसको फिर से रिवाइज करेंगे ताकि वो मेमोरी में बैठे या अंडरस्टैंडिंग हो पाए अच्छे से? सो टुवर्ड्स द एंड, मतलब जब हम लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुआ प्रॉपरली टर्म 2 के बाद, एंड जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट था, so उसमें MCQs आ रहे थे। So the new chapters that I had not revised, I used this one particular software, it's called Anki. I feel a lot of people must be aware about it right now. So उसमें क्या होता है, उसमें मतलब बेसिकली फ्लैश कार्ड्स होते हैं, एंड डिपेंडिंग अबाउट हाउ इजी यू फाइंड इट, वो फ्लैश कार्ड उतने दिनों के बाद आते जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को बहुत ईजी लगा तो 12 दिन बाद वापस दिखाएंगे, एंड अगर मेरे को टफ लगा तो कल ही दिखा देंगे, एंड ऐसे ऐसे करके। सो उससे मतलब बिल्ट इन वो हो जाता है। If you don't want to go through that process, I think it's easier to just focus on कि मतलब ये मैंने पहले पढ़ रखा है, एंड उसके बाद जो डिफिकल्ट लगे वो पहले करो, एंड देन इजी फिर से रिवाइज करते जाओ। करेक्ट। जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपका लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? Okay. Least favorite has to be economics. So I had to take tuition separately कि मतलब like मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था solely because मेरे से इकोनॉमिक्स नहीं हो रही थी। No, and this is very interesting, right? So यूजुअली जो सबसे मुश्किल चीज होती है उसी से लोग भागते हैं, क्योंकि वो होता है यार कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो आपने इकोनॉमिक्स को कैसे फेस किया? तो जैसे आपने बताया कि आपने अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ली थी, वो एक था, बट हाउ डिड यू गेट योरसेल्फ टू स्टडी जब आपको वो इतना पसंद नहीं था या मुश्किल लगता था पढ़ने में? सो फॉर मी, जब पढ़ने बैठती थी तो एक बार बिठा के बैठती थी अपने आप को, बोर्ड्स आ रहे हैं, अभी पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट देना है, नहीं होगा तो फिर आगे जितना प्लान कर रखा था फ्यूचर के लिए, दैट विल बिकम मोर डिफिकल्ट टू अचीव। सो मतलब उस रीजन से मतलब वो एक बार अपने आप को मोटिवेट करना कि हो जाएगा, आराम से फोकस करो।
फिर मतलब हाँ वही ऐसी तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ा है। वाओ। और आपके इकोनॉमिक्स में कितना आए सीयूईटी में? मैंने सीयूईटी में इकोनॉमिक्स नहीं लिया, वी हैड द चॉइस। वेरी नाइस। तो ये आपका कॉन्शियस कॉल था कि यार अगर ये ज्यादा मजबूत नहीं है तो लेट्स फोकस ऑन राइट, माय दैट्स हाँ, स्ट्रेंथ्स देन माय एग्जैक्टली। वीकनेसेस, व्हिच इज अ ग्रेट टेक अवे एंड दिस इज वन ऑफ द बिग टेक अवेज कि अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करके आप और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे एज अगेंस्ट अपनी वीकनेसेस पे फोकस करके उसको इंप्रूव कर पाना। ऑफ कोर्स अपने वीकनेसेस को कभी भी एलिमिनेट मत करिएगा कि अटेंशन से बाहर मत निकालिएगा, लेकिन अगर आप उसी पे फंसे रहेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू लीप फ्रॉग। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लेसन फ्रॉम यू आदिशा दैट द ऑडियंस कैन टेक। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ जी, पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि सब्जेक्ट्स ही इतने अच्छे हैं। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप बोल रही हैं आपको पढ़ना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इसको थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग है कि टीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग है जो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देती हैं? आई फील मेरे साथ लकीली दोनों था, लाइक मतलब टीचर्स भी इंटरेस्टिंग थे, सब्जेक्ट्स भी इंटरेस्टिंग थे, बिकॉज इन ह्यूमैनिटीज मतलब उतना वो ज्यादा डिबेट्स होती है क्लासेस में, तो दैट वाज वेरी एंगेजिंग टू लिसन टू अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो उसी रीजन से हाँ। एंड आपको शायद आपके पास ऐसे बैचमेट्स होंगे या आप किसी और को जानते होंगे जिनको ये सब्जेक्ट्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते जितने आपको लगते हैं। उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि उनको कैसे फिर तैयारी करनी चाहिए? तो अगर हिस्ट्री की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो हिस्ट्री हैज दिस परसेप्शन की बहुत ज्यादा रटना पड़ता है, बहुत ज्यादा ईयर्स होते हैं। सो द वे दैट आई यूज्ड टू गो अबाउट हिस्ट्री इज कि सबसे पहले तो मैं कभी बुक खोलती नहीं थी, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो मेरा, बुक्स नहीं खोलती थी। वो बुक्स के टॉपिक्स देख लेती थी जो हेडिंग है, एंड उसके बाद उसको गूगल करती थी। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्पीक अबाउट द ब्रिटिश राज इन इंडिया, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जितने थे, so rather than starting off with the book itself, I used to Google about those topics and like news channels होते, documentaries, because again मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा इन सब चीजों के बारे में। सो आप उनको देखोगे तो आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट इंगेज हो जाएगा, बिकॉज दोज यूट्यूब चैनल को बहुत ज्यादा ग्राफिक्स वगैरह यूज करते हैं, तो उस वजह से इंटरेस्ट आ जाता है। तो आप जब इंटरेस्टेड फील करो देन गेट स्टार्टेड विद रीडिंग द बुक। Oh, that's brilliant. That's such a great advice. I would, and ये मैं फिर ऑडियंस के लिए फिर से पैराफ्रेज करूंगा. This is not just for CUET. This is not just for examinations. This is for life. आप कोई भी अगर चीज उठाते हैं उसमें सबसे पहले जैसे आदिशा बोल रही हैं आपको अपना इंटरेस्ट जनरेट करना है, अगर वो चीज आप करना चाहते हैं ऑफ कोर्स। एंड इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि जो आपके सामने वो किताब है या जो करिकुलम है उसी से इंटरेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि उससे आप और ज्यादा बोर हो जाएंगे या और ज्यादा दूर भागने की कोशिश करेंगे एज अगेंस्ट इंटरेस्ट जनरेशन। तो उन चीजों से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने या समझने की कोशिश करिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं। वो वीडियो फॉर्मेट हो सकता है अगर आप एक विजुअल इंसान हैं, वो ऑडियो फॉर्मेट हो सकता है अगर आप सुनना पसंद कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन या बाय डूइंग हो सकता है अगर आप एक बाय डूइंग पर्सन हैं, वो रीडिंग भी हो सकता है लेकिन मे बी सम अदर बुक एंड नॉट योर टेक्स्ट बुक। यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज योर फॉर्म ऑफ लर्निंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है एक स्टूडेंट के लिए कि आप किस ढंग से सबसे बढ़िया पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। If you understand that, then use that method to start generating interest. जब वो इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा, फिर आप अपने करिकुलम पे आराम से आ जाएंगे एंड यू विल एक्चुअली नो अ लॉट मोर ऑलरेडी देन यू वुड हैव इफ यू स्टार्टेड इट डायरेक्टली। वेरी स्मार्ट, वेरी नाइस। तो वो दिन आदिशा जब जेन्युइनली ना बहुत हार्ड होता है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, क्या ही कर रही हूं मैं, हर एक इंसान ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे आगे है, मैं ही शायद पीछे रह जाऊंगी। हाउ डू यू पुल योरसेल्फ आउट ऑन दोज डेज? सो सबसे पहले लाइक मेरे साथ अभी हुआ था, लाइक पीपल विल मेक फन ऑफ दिस बट आई स्कोर्ड अबाउट 95% इन माय बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड आई नो लाइक रिलेटिवली इट्स अ वेरी गुड स्कोर टू गेट, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल हायर। मतलब मेरे को हिस्ट्री में 90 आए थे आउट ऑफ 100 एंड दैट वाज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ फुल मार्क उसमें भी। सो उस टाइम पे इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टू मी टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ, क्या रह गया, कुछ गलती तो नहीं हो गई मेरे से। बट आई अंडरस्टूड कि आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीजें हैं, एंड इफ आई लाइक feel weak right now, it's not going to help in the future. So I guess first मेरा रहता है to understand emotionally क्या क्या problems हो रही है अभी, and process that and then move on. That's very, very smart. Very wise, very wise. I think this for me will be the third takeaway of the video कि फेल तो हम सब लोग होंगे inevitably, इससे हम भाग नहीं सकते, लेकिन उस फेल होने के बाद
हाउ वी रिएक्ट टू दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फेलियर एंड सक्सेस. तो बहुत लोग होते हैं जब फेल होते हैं तो वो अपने आप को कोसते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा. दे डिस्ट्रॉय देयर ओन कॉन्फिडेंस सो मच कि बाहर वाली दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो जब तक बाहर पहुंचती है और बाहर वाले लोग कोसना शुरू करते हैं तब तक हम खुद ही अपने आप को मार चुके होते हैं एक तरीके से. एंड दैट विल नेवर सर्व एनी पर्पस, क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है जिंदगी में जीतने का, सिर्फ एक ही पाथ नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन नहीं है. आई हैपन टू बी स्पीकिंग टू आदिशा जिसने 100% CUET में किया है, लेकिन अगर आप हैं जिनका CUET का रिजल्ट अच्छा नहीं आया या इंटरव्यू पास नहीं हुआ या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे थे वो नहीं हुआ, प्लीज रिमाइंड योरसेल्फ कि बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों रास्ते हैं उस पॉइंट पे पहुंचने के जहां आप पहुंचना चाहते हैं. एंड अगर ये एक रास्ता काम नहीं किया जो आपको लगता था आपके लिए सबसे बेस्ट है, देन ट्रस्ट द यूनिवर्स की और रास्ते हैं. एंड ऑल यू हैव टू डू इज नॉट किल योर ओन कॉन्फिडेंस कि ये रास्ता नहीं हो पाया तो और कोई नहीं हो पाएगा. इंस्टेड set on that journey to find that another path that lies ahead, and that is how it will be. Very nice, awesome. तो इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले आदिशा आपने मेंशन किया था गूगल डॉक के बारे में, बेसिकली समथिंग दैट यू यूज्ड टू प्रिपेयर योर एंटायर स्टडी प्लान. वो हमारे साथ शेयर करेंगी प्लीज? हाँ जी, श्योर. So अभी when I was thinking about coming to this interview and talking about the study techniques that I applied, मेरा पहला क्वेश्चन अपने आप में था what were the problems that I faced and I think other students also face in general, and I came up with like these 5 main problems और बाकी सब इसी के पार्ट्स में आ जाते हैं. The first problem is formulating the future goal, as in like मेरे को क्या गोल बनाना है. तो यूजुअली जब ईयर स्टार्ट होता है पीपल मेक गोल्स अबाउट देमसेल्फ कि मेरे को 90% से ज्यादा चाहिए, 95% से ज्यादा चाहिए, मेरे को IIT क्रैक करना है, एम क्रैक करना है ना. तो वो सब आपका जो हो जाता है वो आपका फ्यूचर गोल होता है. सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम कि मैं किस मैग्नीट्यूड पे वो फ्यूचर गोल बनाऊं. देन यू हैव द व्हाई डू आई स्टडी एस्पेक्ट. सो ये गोल से थोड़ा सा हटके, बिकॉज अगर इफ आई से कि मेरे को 95% से ज्यादा स्कोर करना है, सो देयर सीम्स लाइक देयर इज समथिंग लैकिंग इन दैट, बिकॉज उसमें कोई इमोशनल कोशेंट नहीं आ रहा है. If I say I want to score more than 95% because that will make my family proud, because that will make my parents proud, then you add an emotional quotient to it, and I feel like you are more likely to reach that goal because आपको पता है कि you will have something to lose now. Then there is how do I study, which is the basic, जो इसका वो पार्ट है कि टेक्निक्स कौन कौन सी यूज करनी है, कैसे पढ़ना है, कौन से मेथड्स लगाने हैं, नोट्स कैसे लेने हैं, अगर लेने भी है तो कैसे पढ़ना है. Then there's the from where to study aspect. From where to study कि कौन सा पाथ चूज करना है. शुड आई टेक ट्यूशंस, शुड आई टेक कोचिंग सेंटर वाली क्लासेस, या सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई करूं, वो सब इसमें आएगा. एंड देन बेसिक इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होती है लोगों के पास, एंजाइटी, प्रोक्रेस्टिनेशन. सो आई वाज थिंकिंग अबाउट द एनालॉजी दैट आई कुड यूज परहैप्स राइट नाउ, एंड ये मैंने सुबह सुबह बैठ के कैनवा पे बनाया. लवली. सो आई वाज थिंकिंग ये पूरा जो जर्नी अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताया, दैट इज समथिंग लाइक ड्राइविंग योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. तो आप जब भी जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को भूख लग रही है एंड यू डिसाइड कि यार मेरे को रेस्टोरेंट जाके खाना खाना है. सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है वेयर, दैट इज योर गोल फॉर्मेशन स्टेज. देन योर क्वेश्चन इज व्हाई डू आई रीच दैट गोल, एंड व्हाई डू आई रीच दैट गोल इज बेसिकली द फ्यूल आपकी गाड़ी का. अगर जब तक वो गोल नहीं होगा तब तक आपकी गाड़ी चलने नहीं वाली है, बिकॉज आपको पता नहीं कि क्यों करना ही क्यों है. देन इज हाउ डू आई रीच दैट प्लेस. हाउ डू आई रीच दैट प्लेस इज व्हेन यू आर नोइंग कि ड्राइव कैसे करना है. एंड वो आप तभी कर पाओगे इस एनालॉजी में जब आपको पता है कि स्टडी करना कैसे है, व्हेन यू हैव द इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज. फ्रॉम वेयर इज द पाथ टू टेक. डू आई टेक कोचिंग क्लासेस, डू आई टेक ये वाला रोड रेस्टोरेंट में जाने के लिए, दैट टूल्स ओवर हियर. एंड देन फ्यूल योरसेल्फ इज बेसिकली टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ. Perfect. So Love coming it. up with the first problem that we have, that is formulation of future goals. So I was thinking कि future goal कभी-कभी क्या होता है, दो सिनेरियोज ले लेते हैं. एक इंसान है उसका क्लास अभी शुरू हुआ है, एंड दूसरा इंसान है जो अभी 3-4 महीने में एग्जाम आ रहे हैं उसके. तो जो पहला वाला इंसान है उसने ऑलरेडी, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है, एंड गिवन दैट बोथ ऑफ देम आर परफॉर्मिंग इक्वली एकेडमिकली 85%, राइट. सो अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, तो पहला वाला इंसान है वो अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकता है कि आई वांट टू स्कोर मोर देन 95%. दैट इज अ वेरी फीजिबल वन. हाउएवर अगर आपके पास सिर्फ 2-3 महीने हैं, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इन जनरल अगर देखा जाए, इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव दैट गोल, बिकॉज बहुत ज्यादा कंटेंट थोड़े टाइम में करना पड़ेगा. So I was thinking about it and I thought maybe the best way to go about it is to think कि आपका magnitude of future growth जो है, जो आप गोल रखना चाह रहे हो, that should be past performance जो आपका हो रखा है times the deadline that you have. So अगर 85 वो स्कोर कर रखा है, इधर भी 85 है,
बट इसके पास टाइम ज्यादा है, तो वो गोल अपना ऊपर रख सकता है, और इसके पास टाइम कम है तो उतना वो शायद से फीजिबल ना हो। एंड गोल रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइक मेरे साथ भी ऐसा होता है, व्हेन यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस एंड यू डोंट मीट दोज एक्सपेक्टेशंस, यू कैन क्रैश डाउन रियल सून, मतलब और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए टू गो थ्रू दैट। ऑल्सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गोल्स जो होते हैं उसको टाइम से मेजर ना करिए। मतलब लोग कहते हैं कि 6 घंटा पढ़ना चाहिए, 7 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो दिन का। रादर देन डूइंग दैट आप टॉपिक्स वाइज मेजर करो कि मेरे को आज ये 2-3 चैप्टर्स है, ये मेरे को कंप्लीट करना है। बिकॉज फिर टाइम में क्या होता है ना, फिर आप देखोगे कि ये चैप्टर है, आपने बोला था कि 3 घंटे में करना है, आपका हो गया 2 घंटे में खत्म, तो आप बोलोगे अब 1 घंटा टाइम पास मारते हो, वो 1 घंटे का 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा, 4 घंटा आपका उसी में जाएगा, एंड आप अपने आप को बाउंड कर दोगे उसमें, इवन इफ यू डोंट नीड दैट ब्रेक। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज उसका एकदम अपोजिट, 3 घंटे का आपने वो शेड्यूल रखा था, वो चला जाता है 4-5 घंटा, एंड यू एंड अप फीलिंग लाइक अ लूजर कि यार मुझसे नहीं हो रहा ये वाला चैप्टर इतना जल्दी। सो इट वर्क्स बोथ वेज, एंड दैट इज व्हाई आई सजेस्ट आप जब भी गोल रख रहे हो अपने लिए, टॉपिक वाइज गोल रखिए। देन कम्स द व्हाई डू आई अचीव दिस गोल। मैंने आपको बता दिया, इमोशनल वैल्यू जब आप ऐड करोगे उस गोल में, यू आर मोर लाइकली टू अचीव दैट गोल एट द एंड ऑफ द डे। जब आप बोलोगे कि दैट विल मेक माई सेल्फ प्राउड, माई फैमिली प्राउड, देन यू आर मोर लाइकली टू अचीव इट। अब how do I study is the main aspect of it. Now the first question that a lot of people have is regarding note taking. तो अच्छा, उससे पहले मैं एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो क्लास जैसी शुरू होती है, इफ यू हैव द टाइम राइट नाउ, सबसे पहले आप अपने सारे चैप्टर स्टार्ट करिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये मेरे सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स उसमें ऐड हो जाता है, ऑप्शनल जो भी है आपका। एंड उसके बाद आप इसके सारे टॉपिक्स लिख दो, क्योंकि एक बार आप ये कर लोगे आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाता है, ओके दिस इज माई सिलेबस। So it's good if you can put it down on a paper, एक चार्ट में लिख दीजिए, because it will help you visualize. And as and when आपका होता जाएगा, you will have a better clarity about where are you standing in your preparation. Note taking की बात आती है, a lot of YouTubers also suggest कि note taking is थोड़ा inefficient वगैरह, but I understand if you are conditioned, क्योंकि बचपन से आपको यही सिखाते हैं, जब फर्स्ट सेकंड में आपको आता नहीं है पढ़ना, आपको बोलते कि नोट्स है ना, मतलब सेकंड थर्ड तक आप नोट्स ही लिख रहे हो। तो rather than writing पूरा पैराग्राफ, which I see a lot of students do, वो पूरा पैराग्राफ देखते हैं, अच्छा ये पूरा है, उसको पूरा टेप देते हैं, एंड दे थिंक कि हो गया मेरा नोट मेकिंग, हो गई पढ़ाई। वो करने की जगह इट बिकम्स बेटर इफ यू मेक फ्लो चार्ट्स इंस्टेड। इफ यू मेक फ्लो चार्ट्स, उसमें आप उसको चंक डाउन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम नंबर रखा है, अब इस नंबर को मैं अगर आपको बोलूँ सर कि आपको ये पूरा नंबर याद करना है 1 गो में, प्रोबेबली आप थोड़ा सा टाइम लोगे, आप बोलोगे अच्छा ओके आई कांट रिकॉल दिस डिजिट। बट अगर आप उसको चंक डाउन कर दोगे, पीसेस में बांट दोगे, तो वो ज्यादा आसानी से आप याद कर पाओगे। सो उसी रीजन से आई फील लाइक फ्लो चार्ट्स डू द सेम जॉब, आपको चंक कर देते हैं वो इन्फॉर्मेशन को, एंड इट बिकम्स बेटर टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज टू राइट योर ओन क्वेश्चंस। आई फील लाइक बहुत ज्यादा लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर पे ही रिलाई करके छोड़ देते हैं, बट आई फील लाइक द बेटर वे टू गो अबाउट इज कि आप जब सेकंड टाइम रीडिंग कर रहे हो अपना, फर्स्ट टाइम में आपने नोट्स बना लिया, सेकंड टाइम रीडिंग करते हुए आप उससे क्वेश्चन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है सेंटेंस कि गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी ऑफ 1915, सो मेक दैट क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। तो आप ऐसे ऐसे करते जाओगे तो ऑन एन एवरेज, अगर मैं ह्यूमैनिटीज के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो 120 तक क्वेश्चंस जाते हैं। यू हैव अबाउट 120-150 क्वेश्चंस जो आपने खुद बनाए हैं। सो अगर सीयूईटी की बात करें, सो दिस इज सच एन इन डेप्थ मतलब एग्जामिनेशन, बिकॉज मेरे को याद है कुछ 10 क्वेश्चंस तो आराम से ईयर्स के ही आए थे, तो आपको हर एक चीज आनी चाहिए। सो उस फोकस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जब देखते हो खुद के क्वेश्चंस बनाते हो, यू आर मोर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, आप ज्यादा डिटेल्स पे फोकस कर पाते हो। When it comes to revision, I suggest don't just read the notes, because क्या होता है, आपको लगता है कि आप अभी मैं रिवाइज करता हूँ, हम नोट्स पलटते जाते हैं, लाइक ये आता है, ये आता है, ये भी आता है, ये आता है, पर उस टाइम पे रिकॉल नहीं हो रहा होता, आपसे रिकॉग्निशन हो रहा होता है उस टाइम पे। तो उस चीज के लिए आपको रिकॉल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब पेपर में आएगा तो आपको तो रिकॉल ही करना है, आपको लिखना ही है, वो आप उसमें रिकॉग्नाइज करके नहीं चलेगा। तो उस रीजन से देयर आर दीज 2 टिप्स, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन। भारी वर्ड्स हैं, बट मतलब बेसिक सा यही है कि rather than just recognizing, देख के आप ट्राई करो प्रूफ सॉल्व करने का। मैंने आपको बोला क्वेश्चंस करने पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो रिवीजन के टाइम पे। अगर लगे कि नोट्स पढ़ना है तो हाँ ऑब्वियसली नोट्स पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जैसा भी आपको लगता है। एंड देन क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ वेयर डू आई लैक, वेयर डू आई वेयर कैन आई वर्क फॉर। स्पेस रेपिटेशन इज बेसिकली, आप ये ग्राफ देख रहे होगे, तो ये ग्राफ में क्या होता है ना, ह्यूमन बीइंग्स हम लोग बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं, और उस चीज को हम लोग, मशीन तो नहीं है कि एक बार इनपुट डाल दिया वो हो गया एंड देन इट स्टेज ओवर दैट। सो उस रीजन से हमको बार बार रिकॉल करना पड़ता है उस चीज को, एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल जब आप टाइम पीरियड में, थोड़े थोड़े टाइम में। मेनी साइकोलॉजिस्ट डू हैव अ सेट रूल कि दो दिन बाद पढ़ो, फिर 3 दिन बाद पढ़ो, फिर 7 दिन बाद पढ़ो, फिर 20 डेज, ऐसा होता है।
बट आप अपने आप पे डिपेंड कर सकते हैं, आपको जो लगता है कि मेरे से अभी अगर सीख लिया वो 1 हफ्ते तक चलेगा, वेल एंड गुड, 1 हफ्ते बाद कर लीजिएगा। अगर अभी पढ़ा है 3 दिन में फिर से करना है, सो यू कैन गो अबाउट इट, ये पूरा पर्सनलाइज कर सकते हो। तो आप जैसे देख सकते हो ये जो पूरा चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे ये जो है, आप अगर रिकॉल नहीं करोगे तो योर इंटेंसिटी विल, मतलब जो फॉरगेटिंग पावर है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे उसको वापस से। बट आप जब रिमाइंडर्स डालोगे इट बिकम्स ईजियर। सो इस चीज का ध्यान रखते हुए टाइम टेबल है, आप, मैंने एक चीज नोटिस की है, लोग क्या करते हैं वो टाइम टेबल बना देते हैं। और वो टाइम टेबल बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि ठीक है आज मैं फिजिक्स के ये चैप्टर पढ़ लूंगा, कल मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, परसों ये पढ़ूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट वी ऑल नो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत बार, एंड पीपल डू नॉट स्टिक टू द टाइम टेबल दैट दे हैव, एंड इवन आई हैव बीन ओवर देयर। सो रादर देन मेकिंग फ्यूचर प्लान्स कि मैं फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ूंगी, मैं पॉलिटिकल में ये वाले चैप्टर पढ़ूंगी इस दिन पे, व्हाट यू शुड डू इज कि आप जब पढ़ रहे हो आप उसको डेट लिख दो। तो यहाँ पे दिस इज फ्रॉम अली अब्दाल यूट्यूब चैनल बाय द वे। सो व्हाट ही हैज डन इज उसने डेट ही मेंशन कर दिया है ये पूरा इधर। तो अब उन्होंने जब डेट मेंशन किया एंड उसके बाद उसने कलर कोड कर दिया है उन्होंने कि सम डेट्स हैव बीन कलर कोडेड इन येलो, अदर्स हैव बीन कलर कोडेड इन ऑरेंज, डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी। तो यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ है कि एज रेड इट गोज, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट था वो चैप्टर, एंड मतलब अगर ग्रीन ग्रीन जा रहे दैट मींस दैट द चैप्टर वाज इजी टू रिवाइज। तो अब जब ये वाला मेथड यूज करते हो तो आप पहले गो में जब पूरा लिखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है ये ऑरेंज हो रखा है, मतलब मुझे ये रिवाइज सबसे पहले करना है। ओके ये येलो है, फिर ये, फिर ग्रीन है, तो मेरे को ये थोड़े टाइम बाद भी रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। सो दिस इज कॉल्ड अ रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल, एंड द मेन बेनिफिट ऑफ दिस टाइम टेबल इज कि आप कभी फ्यूचर पे टाल नहीं रहे हो, आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हो एंड आप फ्यूचर को प्लान कर रहे हो विद द प्रेजेंट। सो यूर क्रिटिकली थिंकिंग अबाउट इट रादर देन जस्ट अपना फ्यूचर पे डिपेंड कर दिया पूरे तरीके से। So this will help you, better revise those chapters that you have in the examination. अभी टाइप्स ऑफ लर्नर थ्योरी हो गया, आपने सुन रखा होगा कि थोड़े लर्नर होते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं, देन यू हैव ऑडिटरी लर्नर, पीपल हु कैन, तो किताब पढ़ के उनसे रट जाता है। सो ये जो थ्योरी है, मेरे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट। What I personally feel is what you should do is कि आप सारे मेथड्स सीख लो एक बारी में। आई नो इट विल टेक टाइम बट आपको सीख जाओगे आप, उसके बाद वो जो रिटेंशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल विजुअल मैंने बता दिया, फ्लो चार्ट्स बनाओ तो आप विजुअली उसको एनालाइज कर पाओगे। ऑडिटरी के लिए मैं वीडियोस देख लेती थी, ठीक है, मतलब वो नोट्स बनाते बनाते वीडियोस देखते रहो। इफ यू आर रीडर आप बुक पढ़ सकते हो। हैंड्स ऑन लर्नर, आप साइंस में हो, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप हैंड्स ऑन से सीख सकते हो। ह्यूमैनिटीज की क्लासेस में, कॉमर्स की क्लासेस में भी डिबेट्स एंड टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको एंगेज करना रहता है। ऑब्वियसली लर्निंग को फन बनाइए। सो मैं पर्सनली क्या करती थी, मैं चैप्टर्स के बाद उस पर मीम्स बनाती थी, तो उन टॉपिक्स को ले लेके उन पे मीम्स बनाती थी। सो उससे मेरा वो जो रिटेंशन रेट रहता था, आई फील लाइक वो ज्यादा बढ़ जाता था। तुम अब जब लर्निंग को फन बनाते हो तो उससे आप ज्यादा चांसेस है कि आप लर्न कर सकते हो। और आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं लाइक फिजिक्स वाला वगैरह, तो व्हाट दे डू इज दे यूज दिस मेथड, वो मीम्स वगैरह से ही पढ़ाते हैं, बिकॉज दे नो कि वो जब वो करेंगे देन द चिल्ड्रन विल बी मोर एंगेज्ड। सो उसी तरीके से आपको खुद को भी वैसे ही करना पड़ेगा एंड मेक इट बेटर फॉर यू टू लर्न। प्रिटेंड टू टीच, आपको जब भी पढ़ाते हो, पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो पढ़ाई में आप जब करते हो तो कभी कभी क्या होता है, आप सारे डिटेल पे फोकस नहीं करते हो, बट जब आप पढ़ाने जाते हो किसी को तो आप हर डिटेल को फोकस करते हो, हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करते हो। जैसे कि अभी मैं आपके पास यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मेरे को हर चीज को बहुत अच्छे से सोचना पड़ा था, शुड आई राइट दिस, शुड आई नॉट राइट दिस, सो दैट हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक मोर, लाइक इट मेड मी अंडरस्टैंड इट बेटर। तो उस चीज पे ध्यान दीजिए एंड ऑब्वियसली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जितना भी है। फ्रॉम वेयर टू स्टडी की बात करें तो आपका ये जो एग्जाम है CUET बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये आपको NCERT पूरे अच्छे से आनी चाहिए, थॉरली आपको NCERT प्रिपेयर करना चाहिए। एंड तभी मैं कहती हूँ NCERT को आप कम से कम मतलब 5-6 बार तो पढ़ लो मिनिमम, उसको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। रेफरेंस बुक्स आपको ले लेनी चाहिए, इफ यूर इन साइंस एंड कॉमर्स भी काफी हद तक आपको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है। बट ह्यूमैनिटीज के जितने बच्चे हैं, आई डोंट रिकमेंड रेफरेंस बुक्स एट ऑल, बिकॉज आपको NCERT में ही है, NCERT से ही आएगा। नेक्स्ट इज आस्क फॉर हेल्प व्हेनेवर यू नीड हेल्प। सो देयर इज दिस वन कॉमन मिसकंसेप्शन कि ह्यूमैनिटीज इज सो इजी, व्हाई डू यू नीड ट्यूशंस फॉर इट, क्यों क्लासेस क्यों लेनी है वगैरह। बट लेट मी टेल यू, मैंने शुरू तो किया था अनअकैडमी क्लास फॉर सोलली इकोनॉमिक्स, बट बाकी सब्जेक्ट्स में भी इतना ज्यादा मेरे को बेनिफिट हुआ है। So if you have to take any of those tuitions, it's totally all right. I mean, at the end of the day, अगर आपके स्कोर बढ़ ही रहा है, आप बेटर कर रहे हो, then it's worthwhile. And I say that you should go ahead with it. And lastly, इसमें आपको resources
हाँ जी, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं, आई वाज जस्ट एग्रीइंग। ऑलराइट, हाँ जी। सो लास्टली इसमें आपको ध्यान देना है कि 2 रिसोर्सेज मेरे को लगता है प्राइम रिसोर्सेज यू शुड हैव। वन इज यूट्यूब, ऑब्वियसली फॉर ऑल द यूट्यूब चैनल्स दैट देयर आर। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट बी, ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेल अवेयर। एंड देन यू हैव टेलीग्राम। लेट मी टेल यू, टेलीग्राम हैज सेव्ड सो मच मनी इन 2 सालों में, बिकॉज सारे जो मतलब आपके बुक्स होते हैं, बुक्स छोड़ के सैम्पल पेपर्स जो होते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स पूरे कंट्री में से। तो मैं बिहार के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी, मुंबई से सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी, चेन्नई वाले सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही थी। सो आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू माई सेल्फ। तो उससे मेरा प्रिपरेशन बेटर हो गया। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इमोशनल सपोर्ट। आई फील लाइक इस चीज को लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है लोगों का। बट आप अगर सोचे एक तरीके से, एक मशीन होती है, उस मशीन को भी आपको ब्रेक देना पड़ता है जिससे वो प्रॉपरली ऑपरेट कर सके। एंड ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ मशीन, विच मीन्स यू नीड इवन मोर ब्रेक्स एज कम्पेयर टू अ मशीन। तो उसी रीजन से आपको इमोशनली अपने आप को हेल्दी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड दिस इज लाइक सम ऑफ द रिग्रेट्स दैट आई हैव एज वेल, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी ले लेती हूँ। एंड जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी, आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ। वर्किंग आउट के लिए टाइम नहीं था, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं था। एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग इट, बिकॉज अब मेरी इम्पैक्ट हो गया है हेल्थ बहुत ज्यादा। एंड नाउ टू गेट आउट ऑफ इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट। सो आई हाईली रिकमेंड डूइंग दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट ही करेगा ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक टाइम फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई नो कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि बाहर मत खेलो, खेलोगे तो मतलब आपका पूरा अटेंशन चला जाएगा, ज्यादा मत करना है, पढ़ाई करनी हो तो पढ़ाई करनी है। बट आई फील लाइक जब आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम, अगर आप दिन में आधा घंटा भी निकाल सकते हो अपने दोस्तों के लिए, देन दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट, बिकॉज आप रिफ्रेश हो जाते हो। तो आपका रिफ्रेश बटन होता है, वो दब जाता है ना, आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो आगे। नेक्स्ट इज वर्किंग आउट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एज आई मेंशन्ड, माय हेल्थ टुक अ हिट दिस टाइम। तो इसको प्लीज मतलब इग्नोर मत करिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा एंड वर्कआउट करना। एज फार एज एंजाइटी इज कंसर्न, आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंजाइटी को कम करने के लिए, एक तो होता है प्रिपरेशन। आपको एंजाइटी इसलिए क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं फील करते हो। तो प्रिपेयर्ड फील करने का होता है कि आप बहुत पहले से ही आप अपना प्रिपेयर करके रखो। तो अगर आपका एग्जाम लेट्स से 15 को ड्यू है, कि 15 से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, आप सोच के चलो कि फर्स्ट से ही पेपर शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट तक ही आपको फुल ऑन प्रिपरेशन लगा के बैठ जानी है, सो दैट इन दोस 15 डेज यू डोंट फील दैट एंजाइटी। तो उसी रीजन से आप बहुत ज्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो आपका वो एंजाइटी कर्व हो सकता है। आप एग्जाम सेंटर में थोड़े टाइम पहले आओगे तो आपका एंजाइटी कर्व हो सकता है। तो ये मेरे लिए काम करता था। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वो एग्जाम सेंटर में आके और एंजाइटी हो जाता है। तो आपको जैसा लगे, आपको या तो मतलब एंजाइटी कम करने के लिए पहले आना है, आप वो कर सकते हैं, बाद में भी एक बॉक्स। स्लीप, अगेन एज आई मेंशन्ड, स्लीप डज हेल्प अ लॉट। तो आप मतलब अच्छे से 8 घंटा तो आप सो ही लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं सोगे, क्योंकि आप 10 घंटा नहीं पढ़ पाओगे फिर। इफ यूर लाइक मैं 8 अभी 6 घंटा सो लेती हूँ, या फिर 6 घंटा इज ऑल्सो फाइन, सम पीपल स्लीप फॉर 4 आवर्स। सो अगर आप वो लगा के चलोगे एंड यूर लाइक मेरे को 10 घंटा पढ़ना है, सो दैट डज नॉट बैलेंस आउट प्रीटी वेल, सो यू नीड टू स्लीप एज वेल। एंड द लास्ट वन इज, if you're somebody who's religious and spiritual, you should definitely pray. It helps me a lot personally. अगर आप believe नहीं करते हो भगवान में, that's all right too. You can manifest या फिर meditate ही कर सकते हो, because that brings about this hope in you, and वो anxiety को definitely कम कर देता है। हाँ जी। My God, you are incredible. I love it. I love this. I love this, Adisha. बहुत बहुत बढ़िया. I was just listening intently, looking through the document. Thank you so much for making it. ये आसान नहीं था, because you basically summarized everything that you did in the past several years and months. And this is immensely helpful. हर एक चीज जो cover हो सकती थी आपने cover करी है. Thank you so Incredible. much. Thank you so much for sharing this. This really means a lot. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट यू हैव डन सो वेल फॉर योरसेल्फ, आदिशा, क्योंकि इस उम्र में आपके पास एक लेवल ऑफ क्लैरिटी है जो आई कैन टेल यू, बिकॉज आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद सो मेनी पीपल, मीटिंग सो मेनी पीपल. इस उम्र में इस लेवल की क्लैरिटी बहुत बहुत रेयर होती है. एंड आई नो दैट यू विल फील देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट यू, और मे बी देयर इजंट एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, but these small things keep compounding to make very big differences later on. तो ये तो आपकी शुरुआत है, and you are going to go far ahead, and I'm very excited for your future. Thank you for sharing your wisdom, your experience, and everything that you learned in this process with all of us. Thank you so much. All the best, Adisha. Take care.